मौजूदा दिन सुबह 7:30 बजे। सुल्तान सफदर उस चेहरे के साथ वापस नहीं आया था जिसके साथ वो गया था। उसकी आंखें खाली नहीं, बिल्कुल खाली। उसका हर हर तासुर ये गवाही देता था कि कोई अनहोनी होने वाली है। उसके पीछे दो और लोग भी सीने उतरते हुए आए थे, हंसला और उसके साथ बेहराम। वो दोनों आए तो असीर खुद ब खुद खड़े हो गए। शादान बेकरार सा उठकर आ गया हो, मगर हंसला की सपाट नजरें उससे कुछ कहने से रोक रही थीं। उससे कदम वहीं रुक गए थे। वो तहखाने की बस में आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक टैब था जिसमें चंद बटन दबाकर उससे उन 5 लोगों की आगे किया। वो पांचों आंखें सुकेड़े आगे को हुए। उनकी धड़कनें बढ़ गई थीं। उनकी आंखें कुछ नाकाबिले यकीन देखने को तैयार हुई। दोस्त, चाय, नॉर्दर्न एरियाज, क्या तुमने जिंदगी से कुछ ज्यादा मांगा है? वो उन पांचों की तस्वीर थी जिसमें वो विंग चार में बैठे थे। हाथ में कॉफ़ी के मग थे, मगर बैकग्राउंड बदल चुका था। यकसर तब्दील। वहाँ अब किसी शुमाली इलाके का मंजर था। असीर, रान एक लम्हे के लिए कुछ समझ ना सके, मगर इसी पल उनकी नज़र आगे लिखे अल्फाज पे पड़ी। 7 रोज़ा ट्रिप, दुनिया से दूर, दोस्तों के साथ। ये पोस्ट तुम सबके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे चला दी गई है। तुम्हारे फ़ोन से हमारे कब्जे में है। तुम्हें आने वाली हर कॉल का जवाब हमारा एक डबिंग आर्टिस्ट देता है। यकीन करो, वो बहुत टैलेंटेड है। हंसला बोल नहीं रही थी। वो खड़े खड़े उन 5 लोगों के कदमों से ज़मीन निकाल रही थी। उससे चंद सेकंड से अंदर अंदर उन 5 लोगों के सर से आसमान खींच लिया था। कोई आताब हो तो फिर हंसला अहमद सही जैसा हो। दुनिया के लिए तुम एक ट्रिप पर जा चुके हो। तुम्हारे घर वाले भी इस बात पे यकीन कर चुके हैं। सो अब वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से खौफ आता था और उन 5 लोगों ने अपने इर्द गिर्द खौफ फैलता महसूस किया। द गेम बिगिंस नाउ। दुनिया तुम्हें भूल गई है। अब तुम हमारे मेहमान हो, खानदान भी और हॉस्टेज भी। बगैर रागले। वो दोनों पठान मुस्कुरा कर बोले, और अगले चंद लम्हों में वो सीने चढ़ते जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर भी निकल गए थे। उनके अब वो इंसान नहीं, रेत के पुतले छोड़कर चले गए थे। सुल्तान धीरे धीरे दीवार के साथ लगता हुआ नीचे बैठता चला गया। उसकी आंखों में अपने अगवा के कई घंटों बाद खौफ आया था। चेहरा सफ़ेद पड़ा था। जावर खड़ाने के पूरे 12.5 घंटे बाद उसे पता चला था वो फंस चुका है एक ऐसे रासनदार में जिससे रिहाई नामुमकिन नजर आती थी। दुनिया मुझे भूल गई। उसके लब फड़फड़ाए, आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गईं। ज़ुखरुफ ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। मेरे खानदान को मैं याद नहीं। उसकी आवाज़ कहीं दूर से आई थी। शादान की टांगों ने उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और वो घुटनों के बल फर्श पे गिरा था। वो वाकई गिरा था। लोग मेरी आवाज भूल गए। हसन सुल्तान ने झुककर दोनों हाथ घुटनों पे रख लिए, कमर जैसे चटाक से टूट गई हो। उसका अगला हाथ जमीन पे पड़ा था और वो बैठ गया, गिरने के से अंदाज से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पे गिरे। कोई मेरे लिए नहीं आएगा। जबरीज खड़ा था। उसकी आंखों में भी यकीन थी। टांगे लरस रही थी, लेकिन वो खड़ा था। वो नहीं टूट सकता। हाँ, वो खुशियाँ खुद पे हराम कर लेना चाहता था। वो मरना चाहता था, लेकिन मौत सामने आए तो सुरमा भी खौफ खा जाते हैं। ये झूठ भी तो हो सकता है। वो हमें तोड़ना चाहते हैं। ये झूठ है। दूर अंदर उससे मालूम था ये झूठ नहीं, मगर गिरने के लिए उसे मज़ीद दलाइल चाहिए थे। उसका दिल मारे खौफ के सुकड़ रहा था। ये सच है। सुल्तान सफदर की आवाज़ भुरभुरी थी, खाली, खौफजदा, एतराफ़ करती हुई। उसने मुझे घर दिखाया है। मैंने वो देखा जो तुम लोग ने नहीं देख सके। मैंने हमारा अंत देखा है। वो जैसे बड़बड़ा रहा हूँ, यूं जैसे अब भी अपनी बेनाई पे यकीन नहीं आ रहा हो। वो प्लानिंग के साथ आए हैं। उसने मुझे 7 कमरे दिखाए। मैंने वो कमरा देखा जिसमें उन्होंने प्लान बनाया था। वहां दीवारों पर नोट्स हैं। वो तारीखें 7 माह कबल की हैं। वो वाकई 7 माह से हम पे नजर रखे हुए हैं। सुल्तान की आवाज़ किसी खाई से आती थी। उसके लहजे में लर्जिश भी थी। ये घर इस्तेमाल नहीं होता रहा। मैंने सब देखा है। कारपेट, सोफे, बर्तन कुछ भी फिट नहीं है। ये एक जाल है जिसमें हमारे लिए फंदे कस दिए गए हैं। गोदाम में खाने पीने के सामान स्टोर किए गए हैं। यानी हम अगले कई दिन यहीं रहने वाले हैं। यहाँ एक कमरा है। उस कमरे में इस वक्त हमारे घर, वर्क प्लेस और गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज है। वो एक लम्हे को रुका, आंखों से जिंदगी की रोमक जैसे ख़त्म हो गई। हमारे फ़ोन्स यहाँ नहीं हैं। हमारे घर पे इतला देने के बाद उन्होंने फ़ोन्स की लोकेशन बदल देने के लिए हमारे फ़ोन किसी आदमी को दे दिए हैं। और वो इंसान इस वक्त उसी लोकेशन पे है जो लोकेशन हमारी तस्वीर में है। तुम्हें कैसे पता हमारे फ़ोन्स कहाँ हैं? शादान बेकरारी से बोला।
स्क्रीन पे उनकी लोकेशन आ रही है। जब अल्हान ने खुद भी बताया, और वो कोई चीज़ राज नहीं रख रहा। उससे मुझे एक एक चीज़, एक एक जगह दिखाई, ताकि मैं उससे खौफ खाऊं, ताकि तुम सब उससे खौफ खाओ। वो खौफ खाने के काबिल है। लेकिन ये सब क्यों? वो ये सब किस लिए कर रहे हैं? सुखरूप के लहजे में झुंझलाहट थी, खौफ था। ताकि अगर हम यहाँ से जाने के बाद उनके खिलाफ बयान देना चाहें तो हमारे पास कोई सबूत ना हो। वो इतना अरसा हमें देखता रहा और हमें पता भी नहीं चल सका। हैरत सी हैरत थी। सुल्तान सफदर अपनी 29 साल जिंदगी में इतना बेबस कभी नहीं हुआ था। कैफे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। 2 दिन से उनका कैमरा खराब था। फोर्स एंट्री का हर साइन उन्होंने मिटा दिया होगा। वी आर ट्रैप्ड। शादान चंद लम्हे सोचता रहा। वो इस शराबी कैफे में अपने नाखून चबा रहा था। हर कोई अपनी अपनी जगह सुन था, साकित था। गाँव के चंद ओजट गवार उन्हें इतने बुरे तरीके से कैसे फंसा सकते थे? नाकाबिले यकीन। वो पाकिस्तान के 5 सहीन गिद्ध थे, मांस नोचने के तमाम तरीकों से वाकिफ। मूर्ख लिखेगा कि जवर खड़ एक इंसान था, ऐसा इंसान जिसने गिद्धों को नोच खाया था। एक आइडिया है। सबरीश के कहने में हर एक की आंखें उम्मीद से चमकी। हम उनकी बात मान लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं वो? एक वीडियो बनानी है ना, बना देते हैं। हमारी फैमिली से कहना है कि ताकत के जोर पे उनका केस खुलवा देते हैं, और जब हम यहाँ से जाएंगे तब हम अपनी बात से मुकर जाएंगे। हम कह देंगे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई थी, हमें अगवा किया गया था। वो अपनी जगह से उठा और घुटनों के बल सुल्तान के पास आकर बैठा। हमें यहाँ से निकलना होगा सुल्तान। ये जगह, ये कैद, ये हमें मार देगी। सिर्फ एक वीडियो और हम आज़ाद। हम वो वीडियो हमारी आज़ादी नहीं, कैद की ज़मानत होगी। उसके लहजे में थकान थी। उस वीडियो के बाद हम यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ तक कि उनको उनका हक ना मिल जाए। वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मुझे मालूम है, मैंने वो देखा है जो तुमने नहीं देखा। तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। सुल्तान सफदर का हौसला टूटना बाकी 4 की कमर तोड़ रहा था। जब वीडियो बनकर सोशल मीडिया पे आ जाएगी, वहीं से असल खेल शुरू होगा। वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, बल्कि हमें यहीं से बैठकर अपनी फैमिली और लोगों को ऑपरेट करना होगा। वो ना जाने कितने दिन हमें यहाँ रखने वाले हैं। 7 दिन? सुखरू की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। वो 7 माह से हम पे नजर रखे हुए हैं। हमारे अगवा का वक्त शाम के 7 है। उससे तुम्हें घर में 7 कमरे दिखाए। कल 7 जनवरी था। आज से 6 दिन बाद मेरी शादी है। 6 दिन बाद तुम्हें कागजाते नामजदगी जमा करवाने हैं। 6 दिन बाद शादान को अहमद खान, तालिबान का एक लीडर जो शादान की 6 माह की जिदोजहद के बाद उससे इंटरव्यू देने पर राजी हुआ था। 6 दिन बाद हसन के करियर के सबसे बड़े केस की सुनवाई है। 6 दिन बाद सबरीज की एनजीओ उसे यूएन की एक मीटिंग में भेज रही है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चांस है। 7वां दिन सिर्फ एक दिन नहीं होगा। 7वां दिन बर्बादी होगा। हसन सुल्तान बेहद धीमी आवाज से बड़बड़ाया। 7वां दिन आसान नहीं होगा। जबरीज की आंखें तारीक हो गईं। 7वां दिन नहीं आना चाहिए। शादान को खौफ आया। सुल्तान चुप रहा, बिल्कुल चुप। वो लड़ नहीं सकता था, वो सियासत नहीं कर सकता था। वो उसके हर दाव पेच से वाकिफ थे। वो उसे 7 माह से जानते थे। उसके हुस्से भुरभुरी रेत की मानंद बिखर गए। वो अब कुछ नहीं कर सकता था। ये ख्याल ही उसे साकिन किए देता था। हमें उनका क्या मान लेना चाहिए, फिर हम उनसे मिन्नत कर लेंगे, बात कर लेंगे कि प्लीज़ हमें जाने दें। कम से कम 6 दिन बाद तो हमें जाने देंगे ना। सुफरू जोर देकर बोली। मंगनी टूट गई थी मगर वो शादी नहीं तोड़ सकती थी। उसे यहाँ से निकलना था। तुम्हें लगता है अगर यहाँ हम उनकी हमायत का ऐलान करेंगे तो अगले दिन यहाँ से जाकर अपनी बात से फिर सकते हैं? शादान के अंदाज से काटी। मेरी एक क्रेडिबिलिटी है। 3 साल से मैं मुल्क का सबसे काबिल यकीन आदमी हूँ। जब शादान झूठ भी बोले तो लोग सच से ज्यादा यकीन करते हैं। मैं अपनी इमेज मरकर भी बर्बाद नहीं करूंगा। जावर खड़ वाले चाहे मुझे मार दें, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अटल आखिरी फैसला। लोगों की सताइश वो किसी कीमत खो नहीं सकता था। मैं यूएन के सबसे बड़े सालाना इजलास का हिस्सा बनने वाला हूँ, जहां मेंबर पे खड़े होकर लोगों के हक के लिए बात करूंगा, चाहे जो मर्जी कह लो। हम सब जानते हैं जावर खड़ विक्टिम है। 7 दिन बाद मैं अपने मुल्क में होते जुल्म को छोड़ दूसरों के लिए भूलूंगा तो लोग जबरी शाहनवाज के मुंह पे जूता मारेंगे। मैं कोई बयान नहीं दे रहा। उसकी राय हतमी थी। बाजू घुटनों की गिट फैलाए उसे खौफ आया। मुंसिब पे बैठकर सच कहने का खौफ। मेरी सियासत झूठ और धोखाधड़ी के खिलाफ है। मेरी सियासत गुर्बत की चक्की में पिससे इंसाफ न मिलने वाले लोगों के नाम है।
मैं सर पे ज़ोवर खड़ की नाइंसाफ़ी का पट्टा लेकर नहीं घूम सकता। ये मुझसे नहीं होगा। हसन खामोश रहा। वो ज़ुखरुख को देख रहा था, जिसकी आंखों में पानी भरता जा रहा था। वो हर्ट लगती थी, उसकी शादी टूट जाएगी क्या इतनी आसानी से? हसन ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। हम कुछ कर लेंगे ज़ुखरुफ, तुम फ़िक्र क्यों करती हो? उससे फिक्र सी हुई। उसी पल सुल्तान ने भी गर्दन तिरछी करके उसे देखा। कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरी शादी टूटती है तो टूट जाए। इतना पसंद है वो तुम्हें? शादान के लहजे में काटी। कई साल का भरा हुआ गुस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ था। बात पसंद नापसंद की नहीं है शादान। वो चीख पड़ी। मेरी मंगनी टूट गई थी, मेरी शादी भी तुड़वाना चाहते हो? मैं सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक नहीं बनना चाहती। तो टूट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे लिए मर्दों की कमी नहीं है। वो एक बार फिर उसी अंदाज से बोला। सुल्तान बस कहीं भी जरा सी भी एक खुशी तफक्कुर की झलक सुखरू के चेहरे पर तलाशता रहा, मगर वो नाकाम रहा। क्या वो एक खोखले ताल्लुक में बनने जा रही थी? तुम अपने मशवरे अपने पास क्यों नहीं रखते? हाँ, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। उससे अपनी आंखें रगड़कर साफ की। 7 माह, वो लोग 7 माह हमारे इतने करीब रहे और हमें मालूम ही नहीं हो सका। कोई 7 माह किसी को फरेब कैसे दे सकता है? किसी अपने को साथ मिलाकर। जबरी शाहनवाज की बात पे वो कहते कहते रुक गई। बाकी तीनों ने भी सवालिया नजरों से उसे देखा। कोई गैर साथ माँ फरेब नहीं दे सकता, मगर कोई अपना दे सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सुल्तान ने उससे टोका। जबरीज मुस्कुराया। तंजिया, खोखली, अजीब मुस्कुराहट। वी हैव अ मोल अमंग अस। हर कोई हर कोई अपनी अपनी जगह साकित हो गया। हर किसी की नज़रें एक ही पल में बेगाना हुई। वो सब एक दूसरे के लिए बैठे बैठे एक दूसरे के लिए गैर हो गए। तैहाने ने एक और राज अपने सीने में कैद कर लिया। क्या तैहाना उस गद्दार से वाकिफ था? क्या तैहाना उस गद्दार का मुहाफिज था? 8 जनवरी, सुबह 8 बजे। दीवार पर न स्क्रीन की रोशनियों में उसका चेहरा कदर नीलाहट का शिकार था। कमरा खाली था, सवाए उस एक नफूस की मौजूदगी के। वो पूरी तरह से अपने काम में महफ था। कॉफ़ी के 2 मग हाथ में लिए हंसला अंदर दाखिल हुई तो जबलहान ने मुड़कर उसे देखा। वो संजीदगी से उसके साथ वाली कुर्सी पे आकर बैठी। कॉफ़ी का मग मेज़ पे रखा, बालों को जोड़े में बांधकर उनमें एक पेंसिल लटकाई और कानों पे आले चढ़ा लिए। ये सारा वक्त जबल उसे देखता रहा। शादान को कैसे जानती हो तुम? कीबोर्ड पे हंसला की उंगलियों की रफ्तार सुस्त पड़ी। चेहरे पे साया सा लहराया। झूठ, बात घुमा लेना बेकार था। जबलहान से वो झूठ नहीं बोलती थी, कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 3 साल पहले कैफ़े में मिला था, जब मैं राइटिंग कोर्स कर रही थी। फिर क्या हुआ? जबल उससे नहीं देख रहा था, वो स्क्रीन पे चलती तहखाने की फुटेजेस देख रहा था। उससे मेरे कॉन्टैक्ट्स खराब करने की कोशिश की थी, बाद में मौसत भी की और मदद भी, मगर मुझे इंतकाम चाहिए था। वो खटाखट टाइप करती रही। तासुरात हन्नूस सपाट रहे। बात इतनी बड़ी तो नहीं होगी। इंतकाम एक बहुत बड़ा जज्बा है, नहीं? हंसला के तासुरात ने पहली बार दरार आई। हल्क खुश्क होने लगा। उससे गर्म गर्म कॉफ़ी अपने हल्क में उतारी। हमारी रोज़ मुलाकात होती थी। हो जाती थी या तुम करना चाहती थी? मुझे मालूम था वो रोज़ उसी कैफ़े में आता है। मैंने कभी उसे जिताया नहीं, लेकिन हाँ, मैं उसके लिए वहाँ जाती थी। उससे कहकर जबल के तासुरात जांचने चाहे, मगर उसका चेहरा खाली था। फिर क्या हुआ? वो कुछ देर बाद बोला, कुछ नहीं, हम 3 माह उसी कैफ़े में मिलते थे। वो अच्छा रीडर था। मैं उससे अपनी कहानियों के मुतालिक मशवरे लेती थी, वो देता था। मैं कई बार उससे अपना ड्राफ्ट पढ़वाती थी। वो पढ़कर चुन चुन कर कीड़े निकालता था, तारीफ करता था। मेरे लिए वो बस एक रीडर था भाई। सख्त सर्दी में ना जाने कि वो उसे ठंडे पसीने आए। जबल अपनी जगह से उठा, जरा फांसे पे रखे मेज़ की तरफ आया और केतली से अपने लिए कहवा कप में भरने लगा। तुम्हें लगता है सिर्फ एक रीडर अपने ऑफिस, काम, फाइल्स छोड़कर तुम्हारा मसूदा पढ़ने आता था क्योंकि वो सिर्फ एक रीडर था? लड़की की आंखों में झुंझुलाहट उठती, हाथ तेजी से टाइप करने लगे। वो अब खट खट की आवाज़ से जबल की आवाज़ नजरअंदाज करना चाहती थी। वो किसी मोहल्ले के घर में रहने वाला आम सा रीडर नहीं था। वो सैयद शादान शाह था। वो तुम्हारे किरदारों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आता था। एक लिखारी होकर तुम लोगों को परख नहीं सकी। वो वापस अपनी जगह पे आकर बैठा। अब दिलचस्पी से उसे देखा। या फिर एक लिखारी मेरे साथ अल्फाज के रद्दोबदल से काम ले रही है। हंसला खामोश रही। तुमने उससे किस चीज़ का बदला लिया? अपने कॉन्टेक्ट खराब होने का या उसके सैयद शादान होने का? उसने टाइपिंग छोड़ दी। तासुरात पे पन बैठाना अब बस में न रहा था।
अब वो जबलहान की आंखों में देख रही थी। मुझे 2 माह बाद पता चला कि वो किसका बेटा है। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ। उन्हें गिराने वालों के साथ ताल्लुक नहीं रख सकती थी। उसके बाप ने सावरखड़ का असासा चुराने वालों का साथ दिया। ये उसका काम था। मैंने पहाड़ों से वफादारी की। ये मेरा फर्ज था। पहाड़ तो दिलासा और छांव देते हैं, तुमने उस पे पत्थर क्यों लुढ़का दिए? वो उसकी आंखों में झांक कर बोला, पहाड़ों को अपना हिसाब करना खूब आता है। जो जिस शय का मुस्तहिक हो उसे वही मिलता है। जबल चंद लम्हे उसके चेहरे को तकता रहा। पसंद करता है वो तुम्हें? जो मैंने उसके साथ किया वो नफरत करता होगा मुझसे। उसे वसोक से कहा। दिल में कहीं होक उठी थी। क्या यही वो दिलासा है जो तुम 3 साल से खुद को दे रही हो? अंसला के चेहरे का रंग एक पल में तब्दील हुआ था। किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। क्या तुमने उससे राब्ता सिर्फ इससे नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा वो तुमसे नफरत करता है? वो मुझसे नफरत करता है, मुझे यकीन है। दलील कमजोर थी। 3 साल पहले क्या करता था? सवाल इतना अचानक था कि वो एक लम्हे के लिए सुन पड़ गई। शायद मोहब्बत। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो जज्बस हुई। अगर वो वाकई 3 साल पहले मोहब्बत कर बैठा था तो वो नफरत नहीं कर सकता। मर्द का दिल बड़ा सख्त होता है, मगर जिसके लिए नरम पड़ जाए फिर उसके लिए दोबारा सख्त होना मुमकिनियात में से नहीं। दिलों के मर्ज के बारे में आप बहुत जान गए हैं। अंसला ने उसके चेहरे पे कुछ खोजने की कोशिश की, मगर नाकाम। काश ना जानता होता। वो मुस्कुराते हुए बोला, जख्मी मुस्कुराहट। बाज दफा बाज मालूमात हमारी मर्जी से नहीं आते, चाहे हम उन्हें जुटला पाएं चाहे रद्द करें। वो दिल के एक कोने में दुबक कर बैठ जाती हैं और फिर आंखें दिखाकर बड़ी तीता दलेरी से कहती हैं, अब है हिम्मत तो हमसे मुंह मोड़ कर दिखाओ। क्या ऐसे इल्हाम से कभी मुंह मोड़ा जा सकता है? चेहरा हथेली पे टिकाए उससे सवाल किया। अगर इल्हाम मोहब्बत का हो तो उसकी ताजीम की जाती है, भला मोहब्बत कोई मुंह मोड़ने वाली चीज़ है? जबल मुस्कुरा कर बोला, हर कोई आप जैसा मेहमान नवाज नहीं होता जबल लाला। कई बार कुछ लोग मोहब्बत को भी दिल से ठोकर मार कर निकाल देते हैं। सही कहा, हर कोई जबलहान नहीं होता, हर किसी के पास इतना बड़ा दिल नहीं होता। उससे कहते हुए अपनी कहवे की घूंट लिए। वो सादा कहवा नहीं, उससे अमृत चल लगा। मोहब्बत में मुबतला इंसान के लिए सायके बदल जाते हैं। फीकी चाय महबूब के जिगर पे मीठी लगने लगती है। कोरे साफ आसमान पे कोसों कज़ा नजर आने लगती है। उसके दिल से बोझ हटने लगते हैं। पैरों के नीचे से कशिशें सकल ख़त्म और जिस्म हवाओं में महसूस होने लगता है। जबलहान के साथ एक लंबे अरसे से यही हो रहा था। अब आगे क्या करना है? हंसला ने स्क्रीन पे नज़रें जमाते हुए पूछा। जहाँ तहखाने का मंजर था, वो पांचों फर्श पे बैठे थे। उनके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थीं। वो जो बात कर रहे थे जबल सुन रहा था। आपको क्या लगता है वो प्लान 7 समझ चुके होंगे? वो पांचों पाकिस्तान के ज़हीन गिद्ध हैं। मांस नोचने के तमाम तरीके उनके लिए भूजना मुश्किल नहीं। जुल्तान सफदर खाक आदमी है, जितने इशारे मैंने उसे दिए हैं और जो चीज़ें हाथों देख कर गई हैं यकीनन वो सब जान चुके होंगे। 7 दिन एक लंबा वक्त है। वो आम लोग नहीं हैं। हम 7 दिन उन्हें रख सकेंगे। अगर एजेंट को लगता है हम 70 साल तक उन्हें रख सकते हैं तो मुझे यकीन है हम रख सकते हैं। मुझे उसके प्लान पे यकीन है। हंसला ने गहरी सांस ली और उसे देखा। आपको उस पर इतना यकीन क्यों है? क्योंकि जिस काम के लिए हम 7 माह से ख्वार हो रहे हैं वो उसी काम के लिए 4 सालों से काम कर रहा है, और इन 4 सालों में एक पल के लिए भी मैंने उसका जुनून कम होते नहीं देखा। वो मास्टरमाइंड है, उसका दिमाग अजीम है। मुझे उसके दिमाग पे उसके प्लान पे एतबार है। वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। उसने कॉफ़ी का खून भरा, फिर जबल से पूछा, आपको क्या लगता है लाला, वो ये सब क्यों कर रहा है? अपने बाप के सर से मलामत उतारने के लिए। जबलहान का लहजा मदम था। दुनिया के लिए उसका बाप अजीम था, इंसानियत का अलमबरदार, मगर दुनिया नहीं जानती वो जावर खड़ का सबसे बड़ा गुनाहगार था। उसका बाप मौत के कुछ अरसे तक काफी इल्जामात की जद में रहा, मगर फिर सब थम गया। लेकिन एजेंट वक्त गुजरने के बाद वो राज जान चुका था जो उसके बाप ने भी उसे नहीं बताया। अगले कई लम्हे उनके दरमियान खामोशी रही। दोनों को बायाक वक्त बहुत कुछ याद आया था। यादें कम वक्त बाज दफ़ा माजी में ले जाकर पटक देती हैं और यादों के पटकने के जख्म सीधे दिल पे लगते हैं। अब आगे क्या? हंसला के सवाल से मालूम होता था कि प्लान से पूरी तरह वाकिफ हो भी नहीं। उनको तोड़ना होगा, शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हाथों से हुई है। वो निगाहें स्क्रीन पर मरकूज किए कह रहा था, लेकिन मुझे तो ये अब भी टूटे हुए लगते हैं। हम्म, अभी नहीं, अभी कसक बाकी है।
अब इन सब के अंदर दूर कहीं कुछ है, कोई बाउंड सा। खानदान इतनी जल्दी नहीं टूटते। फिर हम उन्हें कैसे तोड़ेंगे? वो सब दुनिया के नशे में धुत हैं। मुकाम, क्रेडिबिलिटी, साख, शोहरत, रोशनी, वो इस सब में अंधे हैं। मैं उन्हें अंधा रहने दूंगा और उन्हें इशारा दूंगा कि उनके अपने खानदान की वजह से ये उनसे छिन रहा है। फिर क्या होगा? वो जानने के लिए बेचैन हुई। दुनिया की मोहब्बत में डूबे शख्स से जब दुनिया ली जाए तो पागल कुत्ता बन जाता है, काटता है, चीखता है, फिर हार मान लेता है। वो उस रोटी के टुकड़े को नहीं खो सकता जो उसे बाकी कुत्तों के आगे मुमताज करेगा। और अगर पासा पलट गया तो? अगर कुत्तों ने रोटी के बदले आज़ादी चाही तो? जबल चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ मध्यम थी। मुझे फिर भी एजेंट के प्लान पे भरोसा रहेगा। वो मुझसे की लहजे में कहकर उठा था। वो अब दोबारा कैथली से कहवा निकाल रहा था। आज की रात वो फिर से जागने वाला था। कुछ लोगों के लिए रातें बस जागने को होती हैं। 9 जनवरी सुबह 6 बजे। कड़ा वक्त जब भी आता है इंसान 3 किस्म के रद्द अमल देता है। पहला है फ्रस्ट्रेशन। ये उनकी उस तहखाने में दूसरी रात थी। पहली रात वो बेहोश रहे थे, पिटते रहे थे। दिन मुख्तलिफ किस्म की आजमाइश में गुजरा था और रात उनके लिए ढेर सारे राजों से पर्दा उठा गई थी। उस रात कोई जिस्म में होने वाले दर्द की वजह से जागा था, तो कोई डूबते करियर के खौफ से, कोई ज़माने में अपनी रुसवाई के खौफ से जागा था, तो कोई टूटते ताल्लुकात के डर से। उस रात एक आदमी और भी जागा था। वो हसन सुल्तान था। वो अपने दोस्तों की बेहिस्सी पे जागा था। क्या वो दुनिया के धोखे में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ भी और नजर ना आया? क्या ये सिर्फ साख खो देने का खौफ था जो उन्हें उस तहखाने से निकलने पे मजबूर कर रहा था? क्या सिर्फ इतना ही? नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें बात करनी है। बेराम ने नाश्ते की ट्रे लाकर तहखाने की वस्त में रखी। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, अपने बॉस को बुलाओ। शादान नागवारी से बोला। अपनी जगह से उठकर वो उसके करीब आकर रुका। बाकी सब उसके तक रहे थे। शादान ने एक नज़र सुखरू की रोई रोई सी आंखें देखी, फिर बेराम को देखा। उससे अपनी अना पे पैर रखे। जो तुम्हें चाहिए वो हम चारों से भी मिल सकता है, इसे जाने दो। ये एक लड़की है, इसकी शादी है, इसे जाने दो प्लीज। दुनिया जानती थी शादान ने आज तक अपने बाप से भी मिन्नत नहीं की थी, मगर आज वो शायद बेराम के पैरों में भी गिर जाता। उसकी आंखों में उम्मीद थी। ये ऑफर तो दी थी हमने। वो बेहद सहूलत से बोला। जुल्तान से बात करते वक्त उसे साफ साफ कहा था कि अगर वो हमारी बात मान ले तो हम बीबी को और बैरिस्टर को जाने देंगे, लेकिन उससे इनकार कर दिया है ना जुल्तान सफदर। शादान, सबरीज, हसन हर एक ने शौकी नसें उठाकर उसे देखा। बस एक सुखरुख थी जिसकी आंखों में सवाल थे, शक नहीं। सुल्तान सफदर वो वाहिद इंसान था जिस पे सुखरुख अंधा इत्मीनान करती थी। क्या तुमने कोई डील की है जुल्तान, और अगर की तो मुझे बताया क्यों नहीं? शादान ने पूछा। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। मुझे सफाइयां देने की आदत नहीं है। उसका लहजा नॉर्मल था, संभला हुआ। कल रात के शौक से वो बाहर आ चुका था। होते कौन हो तुम, हमारी तरफ से मुआहदा करने वाले? तुमने पूछा हमसे? जबरीश तेज आवाज से कह रहा था। सुल्तान जवाब दिए बगैर अपनी जगह से उठा और नाश्ते की ट्रे के सामने आकर बैठा। स्वेटर की आवाज़ वो हल्की से मोड़ दिए। अगले कई लम्हे सबरीज उस पर चीखता रहा। यह उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने का तरीका था। शादान ने चीज़ें उठा उठा कर तोड़ना शुरू कर दी। ये उसका तरीका था। हसन सुल्तान चले पैर की बिल्ली की तरह पूरे तहखाने में चक्कर काटता रहा और सुल्तान खामोशी से खाता रहा। उसकी डांट, उसका सेहतमंद खाना, उसे इस वक्त कुछ याद नहीं था। उसे लगा था अगर वो खाना छोड़ देगा तो शायद चीखने लगेगा, शायद रोने भी, शायद टूट भी जाए। ज़ुखरुफ वो वाहिद हस्ती थी जो चुपचाप घुटने सीने से लगाए दीवार को तकती रही। उसकी भूख खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर चिल्लाने की सकत नहीं थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये फ्रस्ट्रेशन का सबसे आला दर्जा था। दूसरा मरहला बड़ा कठिन होता है, सबर आजमा भी और जानलेवा भी। दूसरा लम्हा इल्ज़ाम तराशी होता है। नाश्ता उनमें से किसी ने नहीं किया सिवाय सुल्तान के। हाथ उनके अब भी बंधे हुए थे और मुलाकात करने उनसे कल से अब तक कोई नहीं आया था। आगे का लाहे अमल सोच सोच कर वो थक रहे थे। उनके दिमाग सोच सोच कर अब बुरी तरह थकावट का शिकार होने लगे थे। वो तुम्हें साथ क्यों लेकर गया? एक सतून से टेक लगाए बैठे सुल्तान के सामने खड़ा शादान सख्ती से इस्फसार कर रहा था। सुल्तान ने संजीदा बर्फ नसें उठाकर उसे देखा। तुम्हारे बाप को भी जवाबदेह नहीं हूं मैं, जाहिर है। मिले हुए जो हो तुम। वो फुनकारा।
वरना इतनी आसानी से तुमने उनका सारा प्लान कैसे जान लिया? तुम्हें पता कैसे चला कि वो हमसे क्या चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता उनका क्या प्लान है? अगर अपने छोटे से दिमाग पे जोर दो तो ये सब मुझसे पहले ज़ुखरुफ ने गेस किया था। सुल्तान की इस एक बात पे ज़ुखरुफ के दिल में जैसे नश्तर चुभ गया हो। वो बेयकीनी से सुल्तान को देखने लगी। क्या वो उससे मौजूद महफिल बना रहा था? तुम क्या कहना चाहते हो? ज़ुखरुफ उनके साथ मिली हुई है। तुम कहना चाहते हो वो गद्दार है? हसन अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। धीरे धीरे हर कोई उसके खिलाफ हो रहा था। सुल्तान बस उन्हें देखता रहा। वो सफाइयाँ नहीं देता था, उससे आदत नहीं थी, लेकिन वो दोस्त से उनको ज़रूरत थी क्या? मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं। और पोजीशन क्लियर करने के लिए तुमने सोचा कि अपने दोस्तों को मैनिपुलेट किया जाए। दूसरे सतून के साथ टेक लगाए सबरीज की आवाज़ गहरी थी। सुल्तान के दिल को कुछ हुआ था। वो तो सुलह जो था ना। तुम लोगों को लगता है मैं गद्दार हूँ? तो उम्मीद बांधना उसका शेवा नहीं था। अगर नहीं हो तो तुमने उससे मुआहदा क्यों किया? जब वो ज़ुखरुफ को मुझे जाने दे रहा था तो तुम क्यों बीच में आए? अब के सुल्तान तनसिया मुस्कुराया। अब रो उठाकर हसन और बाकी सबको देखा। फिर हसन के ही चेहरे पे नसें गाड़ ली। एक लड़की के पल्लू में छुपकर यहाँ से भागना चाहते हो तो बताओ, दोबारा मुआहदा कर लेता हूँ। लेकिन अब की बार मुआहदा एक मर्द एक औरत का नहीं बल्कि दोनों औरतों का होगा। हसन का सुर्ख पड़ता चेहरा उसे कमीनी खुशी देने लगा। कैद उससे बदल रही थी। यूं भी तुम किसी औरत से कम तो नहीं हो, है ना? हसन ने झुककर उसके जबड़े पर जमे हुए हाथ का एक मुक्का दे मारा। सुल्तान के हाथ बंधे थे मगर पैर नहीं। उससे पूरी कुव्वत से उसके माथे पे लात दे मारी और उसके बाद एक जंग सी छिड़ गई। वो दोनों एक दूसरे पे टूट पड़े थे। जबरीश खामोशी से सुल्तान को पिटते हुए दिख रहा था और शादान हसन का साथ दे रहा था। सुखरूफ ने अपनी जगह से उठकर उन्हें छुड़वाना चाहा मगर जबरीश ने सख्ती से उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। शायद जो हो रहा था वो उससे राजी था। तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, अब तमाशा देखो। ये जाहिर मत करो कि तुम्हें इनकी फिक्र है। वो अपनी जगह जामिद सी होगी। आंखें यह यकीनी कैफियत में वाह हुई। जबरीज के हाथ से उसकी कलाई कब छूटी, कब वो बेदम सी होकर फर्श पे गिरी, उससे मालूम ना हो सका। ये उस एक दिन का दूसरा झटका था। सबरीश जो उसके भाइयों जैसा था, क्या वो भी उसका एतबार नहीं करता था? इल्ज़ाम, रंजिश, धोखा, सावरकड़ की हवाओं में रच बस गया था। इस वक्त उन पांचों को अपनी सांसों पे भी शकों को शुबहात थे। इस वक्त उन पांचों को अपने बदन से साजिश की वो आती थी। 2 दिन की कैद ने उन्हें भुखला कर रख दिया था। इल्ज़ाम तराशी अब हाथापाई तक पहुंच चुकी थी और आगे ना जाने कैसे कैसे मराहिल तय होने बाकी थे। ये कठिन मरहले थे, मौत जैसे कठिन। आखिरी मरहला हिम्मत का होता है, फैसला लेने की हिम्मत। ये हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। हर हर किसी के बस की बात नहीं होती। फैसले हर बार गिव अप नहीं होते। फैसले कई बार बगावत के भी होते हैं। ये उनके दूसरे दिन की तीसरी रात थी। सारा दिन उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। सारा दिन वो उस तहखाने में पड़े एक दूसरे से उलझते रहे। आपस में लड़ने की वजह से वो अपने आप को जख्मी भी कर चुके थे और अब गिल्टी भी थे। कैद, जख्म, इल्ज़ाम, हर हर शय उनके आसाब पर बुरी तरह बरस रही थी। उनकी हैरत की इंतहा उस वक्त न रही जब कोई उन जख्मों का इलाज करने नहीं आया, बल्कि एक मेडिकल किट हसन के हवाले की गई। वो एक हाथ से बड़ी मुश्किल से शादान का चेहरा और जख्म साफ करके आया और अब सुल्तान के पास आकर बैठा। सुल्तान ने चेहरा फेर लिया। हाथ बंधे हुए थे, वरना एक आध मुक्का भी चढ़ ही देता। वायलेंस के बगैर तो उनका दिन ही नहीं गुजरता था। हीरोइन की तरह नखरे क्यों दिखा रहे हो? मारा तो तुमने भी है। उससे सुल्तान का चेहरा अपनी तरफ मुड़ा और उंगलियों के पोरों पे हल्की सी ट्यूब निकाल ली। सीधा सीने पे मारा तुमने मुझे। मेरा दिल भी बंद हो सकता था। वो धीरे धीरे उसके जख्म पे मरहम लगाने लगा। मुझे यहाँ से निकलना है। सुल्तान उसकी बातों के जवाब में बस यही बोला। और हम तो इस जगह को अपनी नानी का घर समझ के स्टे करने आए हैं ना। बस पॉपकॉर्न और मूंगफलियां घर पे रह गई, जाकर ले आऊं। मैं कैद से निकल जाऊंगा। उसके तंज के जवाब में सुल्तान ने बस इतना कहा। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हर कोई सुन सके। हसन की उंगलियों की हरकत सिर्फ लम्हे भर के लिए थम गई। फिर वो वापस उसी तरह ऑइंटमेंट उसकी गर्दन पे लगाने लगा। शादान ने किसी ख्याल से झोंक कर उसे देखा था। मैं एक बार फिर बाहर जाऊंगा, रास्ते देखूंगा और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और हम सब यहाँ गुल्ली डंडा खेलेंगे। इसीलिए तो आए हैं हम। बचपन से अगवा होने का शौक जो था हमें। वो एक बार फिर उसी चले कुटे अंदाज से बोला। तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर है तो मुझे भी यहाँ से निकलना है। शादान की पुकार एक दूसरे कोने से उठी।
हसन को लगा था उसका दिमाग घूम गया है, मगर वो संजीदा था। वो सुल्तान की तरफ देख रहा था। मैं भी सिसक सिसक कर मरना नहीं चाहता, निकलना है मुझे। जबरीन शाहनवाज का ऐलान। सुल्तान अब पुरउम्मीद नजरों से सुखरूख को देख रहा था। उसकी आंखें खतरनाक हद तक सपाट थी। उससे एक नजर सुल्तान को देखा, फिर मुड़कर सबरीज को, फिर शाहदान को। मुझे निकलना है, लेकिन तुम तीनों के सहारे नहीं। मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, अपने दम पे, अपने प्लान के साथ। जिससे सुल्तान सफ्दर को मुझ पे एतबार नहीं, उसी तरह अब मुझे भी इस पे एतबार नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम पे एतबार नहीं। तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम्हें मुझ पे एतबार है। वो तुर्की बतुर्की बोली। सुल्तान ने मुठ्ठियां भींच ली। इस कहने ना कहने ने 10 सालों में उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे खला छोड़ दिए थे। वो एक बार फिर खामोश हो गया। ज़ुखरूफ चंद लम्हे उससे कहने की मुंतज़िर रही, मगर वो कुछ ना बोला। उसके दिल में नए सिरे से खौफ उठी। सुल्तान सफ्दर को आगे गरूर था तो किस बात का। मेरे पास प्लान है। मैं मुझे तुम्हारे प्लान की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। मैं निकल कर दिखाऊंगी। सुल्तान ने कुछ कहने को लब वार किए, फिर बंद कर दिए। वो जो अंदाज ना समझ सके उन पे अल्फाज के असाया करने। तुम मेरे साथ चलोगे हसन? से आंखों वाले लड़के ने एक नज़र सुल्तान को देखा, फिर अपनी दूसरी जानिब बैठे बाकी दो मर्दों को। वो कश्मकश में फंस गया। हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। जब तक हम साथ हैं हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उसका लहजा मजबूत था। तुम आ रहे हो या नहीं? सुखरूफ ने पूछा। मैं आ रहा हूँ, लेकिन हम साथ नहीं जा रहे। हसन की बात काट कर अब के शादान बोला था। तुम मेरे साथ आ रहे हो जबरीज? उससे गर्दन तेजी करके गहरी भूरी आंखों वाले मर्द से सवाल किया। वो गर्दन अस्वाद में हिला चुका था। सुल्तान सफ्दर के दिल पे जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। वो अकेला रह गया। वो उन सब का लीडर था। क्या वो यूं ही बिला वजह उसे पीछे छोड़ रहे थे? वो टुकर टुकर उनके चेहरे देखे क्या? क्या सुल्तान अकेला रह जाएगा? हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हसन को उसकी फिक्र थी। उसे सभी की फिक्र थी। वो अपना नरम दिल लेकर कहाँ जाता। सुल्तान को लोगों की परवाह नहीं है। मैं अकेला यहाँ से निकल सकता हूँ। वो जानता था, बस वही जानता था कि उससे किस दिक्कत से अल्फाज कहे थे। दोस्त सहारा नहीं होते, हाँ मगर ठीक ज़रूर होते हैं। बेसाखियाँ नहीं होते, हाँ मगर कंधों का बोझ ज़रूर ढो लेते हैं। सुल्तान सफदर को आज यूं लगा था जैसे किसी ने उसके बाजुओं से बेसाखियाँ निकाल दी हों और मासूरी की हालत में उसे सड़क पर अकेला फेंक दिया हो। दर्द, चुभन, तकलीफ और रंज को सीने में दबाए वो फैसला कर चुका था। खानदान टूट गया था। शकूक व शुबात बढ़ गए थे। वो सब अपनी मौजूदगी कबूल कर चुके थे। अब मजम्मत का वक्त था। दहेर के नेपाप खुलने लगे थे। कमर कस लेनी चाहिए, है ना?